अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 की बी पार्ट में कल मैंने आपको इसके फार्मूलाज और सब चीज़ें बता दी थी कि आपने एक्स बार कैसे निकालना है, वाई बार कैसे निकालना है, आपने सोल्यूशन डी एक्स आई, सोल्यूशन डी वाई आई और सोल्यूशन डी वाई एक्स आई निकालना था। लेकिन यहाँ पे मनाहिल ने कहा कि बस हम ए क्या लेंगे जब एक्स बार निकालेंगे, वाई क्या लेंगे, तो हम यहाँ पे ए हमारा होगा। अगर हम डी एक्स आई की डेविएशन ले रहे हैं तो हमारा यहाँ पे ए है 90। ठीक है। नेक्स्ट जब हम डेविएशन कर रहे हैं वाई के लिए डेविएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा बी होगा 127। जिससे हम डेविएशन लेते हैं, आपको रूल पता ही है कि हम जिस भी वैल्यू से डेविएशन लेते हैं वो हमारी आर्बिट्रेरी वैल्यू, अगर मीन से ले रहे हैं तो मीन हमारा यहाँ पे होता है गिवन। अगर कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू ले रहे होते हैं तो वो जो डेविएशन के बाद वाली वैल्यू होती है वो लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे ए हमारा 90 है और बी हमारा 127 है। ठीक है। ये हमारे यहाँ पे रिग्रेशन की एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देख रहे हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। हमारे चैप्टर का बेसिकली नेम क्या है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। हमने रिग्रेशन की जो एक्सरसाइज है वो सारी देख ली है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में पहले हमने एक बी का और ए का सिंपल फार्मूला थे उसके थ्रू देखा। फिर उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करके बताया कि कोडिंग या ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपकी जो कैलकुलेशंस है वो इजी हो जाती हैं, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट अब कोरिलेशन देखने लगे। अच्छा जी, अब ये बेसिकली आपका पूरा चैप्टर है ना, अब नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे वो बेसिकली क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप चेक करना होता है। जब क्वांटिटेटिव वेरिएबल के दरमियान में रिलेशनशिप चेक करना होता है तो आप रिग्रेशन या कोरिलेशन यूज करते हैं। ये माइंड में बात याद रखनी, डिफरेंस आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। जब आप रिग्रेशन और कोरिलेशन यूज करते हैं तो आप क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप चेक करते हैं। ठीक है। फर्दर इसकी डिवीजन ये है कि देखें, रिग्रेशन में आपने देखा था कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरे वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ये होता था ना कि y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, हमारी यही इक्वेशन होती है ना जिसके बाद हम एस्टिमेट करते हैं, x की वैल्यू पुट करते जाते हैं और हमारे पास y की वैल्यूज आती जाती हैं। ठीक है। यही था ना, इसमें हम x की वैल्यू पुट करते जाते थे। कुछ भी क्वेश्चन में गिवन होता था ये x की वैल्यू पुट करें और y हैड को एस्टिमेट करें, जो कुछ भी था। अब ये हमारा बेसिकली रिग्रेशन था कि हम एक वैल्यू देते जाते हैं, दूसरी का हमें पता चलता जाता है। बेसिकली ये भी रिलेशनशिप के बारे में ही बताता है। अब कोरिलेशन का डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि कोरिलेशन हमें स्ट्रेंथ का बताता है। होता है ये भी रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप होता है ये भी, लेकिन ये हमें स्ट्रेंथ भी बताता है उसके साथ। अब स्ट्रेंथ का भी मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। हमने स्टार्टिंग में जब रिग्रेशन स्टार्ट किया था उसमें हमने कहा था कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी होता है। ठीक है। वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान भी हो सकता है, दो डिपेंडेंट के दरमियान भी हो सकता है, यानी कि कोई दो पेयर्स के दरमियान में रिलेशनशिप होता है, लेकिन वो होता किसी थर्ड वेरिएबल की वजह से। ठीक है। वो किसी थर्ड वेरिएबल की वजह से रिलेशनशिप होता है और हम समझते हैं कि उन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप है। उसको हम कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं कि वो किसी थर्ड वेरिएबल की वजह से होता वो भी रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे आपने तीन चीज़ें देख ली हैं। हम जो है रिग्रेशन और कोरिलेशन में क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का रिलेशनशिप चेक करते हैं और कोरिलेशन हमें स्ट्रेंथ बताता है रिलेशनशिप की। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें बताता है कि कोई थर्ड वेरिएबल की वजह से उनके दरमियान में रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी स्ट्रेंथ क्या होता है। द सिंपल लीनियर रिग्रेशन, the simple linear correlation measures the strength or closeness of linear relationship between the two variables। अब ये आपको दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप बताता है तो इसको हम सिंपल लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है। पार्शियल कोरिलेशन भी होता है लेकिन, और मल्टीपल कोरिलेशन, मल्टीपल रिग्रेशन भी होता है और मल्टीपल कोरिलेशन भी होता है, पार्शियल कोरिलेशन भी होता है। वो आपके इस सेकेंड ईयर में नहीं है, हायर क्लासेस में होता है। नेक्स्ट क्या है? द पर्पज ऑफ सिंपल लीनियर कोरिलेशन इज टू डिटरमाइन वेदर और नॉट टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड, दैट इज वेदर वन वेरिएबल टेंड्स टू इंक्रीज और डिक्रीज एज द अदर वेरिएबल्स इंक्रीज और डिक्रीज। अब बेसिकली कोरिलेशन हमें ये बताता है कि एक वेरिएबल के इंक्रीज होने से दूसरे वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि कहते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इंक्रीज करते हैं ना, इसी तरह से जैसे जैसे एज इंक्रीज करती है तो इम्यूनिटी डिक्रीज करती है। अब ये देखिए रिलेशनशिप है ना, एक चीज़ के इंक्रीज होने से दूसरी चीज़ इंक्रीज हो रही है, एक चीज़ के इंक्रीज होने से दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही है, इनके दरमियान में कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगी कि क्या वीक रिलेशन होता है, क्या स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है और मॉडरेट कोरिलेशन क्या होता है और परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता मेरी है। आवाज नहीं आ रही है। ये कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही है।
अच्छा जी, यहाँ पे हमारा है, अभी आपने पर्पस भी याद रखना है और इसकी डेफिनेशन भी सिंपल कोरिलेशन की याद रखनी है। ये क्या बताता है हमें, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप जब आपसे पूछा जाएगा तो कोरिलेशन होती है वो। नेक्स्ट इसके बाद है द कोरिलेशन एनालिसिस इज परफॉर्म कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग टू एस्पेक्ट्स। अब दो ये एस्पेक्ट्स हैं जिसको आप माइंड में रख के कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। It measures the closeness of the linear regression to the distribution of the observation of dependent variable with associated independent। बेसिकली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का जैसे हम रिलेशनशिप चेक करते हैं रिग्रेशन में, इसी तरह इसमें भी चेक करते हैं, लेकिन इसमें हमें स्ट्रेंथ का पता होता है और उसकी डायरेक्शन का पता होता है कि उनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ये मॉडरेट है या वीक है, ये स्ट्रेंथ होती है। और डायरेक्शन ये होती है कि या तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है या वो नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, we next is second to it measures the degree of covariability between the two variables। ये बेसिकली हमें बताता है दो वेरिएबल्स के दरमियान में कितनी कोवेरिएबिलिटी है, रिलेशनशिप कितना है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में। We have discussed this first aspect in the preceding chapter। अब हमने रिग्रेशन को तो फर्स्ट चैप्टर में देख लिया है। We shall now discuss the second aspect of correlation। This approach to a problem understanding the relationship between two variables is to leave type or form of the relationship unspecified and concentrate on the measure the strength of the relationship itself। अब यहाँ पे बारी आती है आपको स्ट्रेंथ बताने की कि स्ट्रेंथ क्या होती है। अच्छा, अब आपने याद रखना है हमारे पास आर की वैल्यू आ सकती है +1 भी आ सकती है, -1 भी आ सकती है। ठीक है, +1 या -1। आर की वैल्यू आ सकती है प्लस या -0.8। ठीक है, आर की वैल्यू आ सकती है प्लस या -0.5। प्लस या माइनस का मतलब ये है कि वो आपका डायरेक्शन बता रही है। ठीक है, आर की आर को रिलेशन है, आर की वैल्यू हो सकती है 0.2 या 0.25, जो भी आप लें। ठीक है, ये 0.2 ले लेते हैं। अब ये इसकी स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे आप अपनी कॉपीज पे नोट डाउन कर लें, आर इज इक्वल टू 0 +/-1 का मतलब है अगर आपकी +1 आती है तो वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। ठीक है, अगर +1 आती है तो वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, अगर वो -1 आती है तो वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा, अगर वो 0.8 आती है प्लस के साथ। ठीक है, साइन का ध्यान रखना है, अगर साइन पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है। अगर नेगेटिव साइन होगा तो इसका मतलब ये होगा एक के बढ़ने से दूसरा उस जो है कम हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में कम हो रहा है वो स्ट्रेंथ बताती है। अच्छा, 0.8 आता है तो इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, याद रखना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। अगर 0.8 के राउंड वैल्यू आती है तो आपने कह देना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। ये भी हो सकता है 0.85 आ जाए, 87 आ जाए, 0.9 आ जाए, जो भी 0.8 से अबव होंगी वो सारे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन को शो करेंगी। और -0.8 का मतलब होगा वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होगी उनके दरमियान में। ठीक है, 0.5 का मतलब है कि मॉडरेट कोरिलेशन है। ठीक है, आर ±0 का मतलब है प्लस वाला 0.5 होगा तो मॉडरेट कोरिलेशन पॉजिटिव मॉडरेट कोरिलेशन, -0.5 होगा तो मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर 0.2 होगा प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस में आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। -1 से 1 के दरमियान इसकी रेंज होती है। अगर ये 0.2 पॉजिटिव वाला आता है तो ये हमारा वीक कोरिलेशन है। अगर -0.2 के करीब अराउंड आता है तो वो हमारा नेगेटिव वीक कोरिलेशन है। ठीक है, और आर की वैल्यू ये भी याद रखना है, जस्ट 0 भी आती है, जस्ट 0 आती है उसका मतलब क्या होता है, नो कोरिलेशन। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है, ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती हैं और वाइवा में भी। और जब आपको इंटरप्रिटेशन करने के लिए क्वेश्चंस की कहेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसकी इंटरप्रिटेशन में क्या लिखना है, कि इनके दरमियान में रिलेशनशिप है या नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें माइंड में होनी चाहिए। दोबारा से रिपीट कर दूं, अगर 1 होगा तो परफेक्ट होगा, 0.8 के राउंड होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, 0.5 होगा तो मॉडरेट होगा, 0.2 के राउंड होगा तो वीक रिलेशनशिप होगा, और 0 होगा तो नो रिलेशनशिप, यानी कि उन दोनों वेरिएबल के दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, जब हम डेफिनेशंस देखते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, और उसकी एग्जांपल्स भी मैं आपको बताऊंगी, बुक में नहीं है, वो भी आपने अपनी बुक पे नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होती है हमारे पास, द कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव कोरिलेशन इफ द टू रैंडम वेरिएबल्स टेंड टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, अगर वो एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये याद रखिए दोनों की सेम डायरेक्शन हो।
दोनों इंक्रीज कर रहे हो या दोनों डिक्रीज कर रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन हो सेम डायरेक्शन हो तो हम इसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। अब माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि बस इंक्रीज ही हो, डिक्रीज भी हो सकते हैं दोनों। That is the correlation is positive if the least square regression line have positive slopes। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जैसे आपका स्टडी टाइम इंक्रीज करता है तो आपके स्केल मतलब ग्रेड भी इंक्रीज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, ये इसकी आपसे एग्जांपल पूछते हैं तो आप लिख सकते हो जैसे जैसे स्टडी टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आपके ग्रेड्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ये पॉजिटिव कोरिलेशन, दोनों चीज़ें इंक्रीज कर रही हैं। सेकंड, इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हो जैसे जैसे सैलरी किसी इंसान की इंक्रीज करती है, ठीक है, सैलरी इंक्रीज करती है तो उसकी स्पेंडिंग भी इंक्रीज करती है। तो ये आपकी एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव कोरिलेशन के। अब परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है? द कोरिलेशन इज सेड टू बी परफेक्ट पॉजिटिव द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज परफेक्टली लीनियर विद अ पॉजिटिव स्लोप। अब ये है कि दोनों के दरमियान में परफेक्ट, ये बेसिकली रियल सिचुएशन होती है। आमतौर पे 100% तो नहीं ना किसी के दरमियान रिलेशनशिप होता, लेकिन कभी कभी एग्जिस्ट कर भी जाता है। तो ये जब आपकी वैल्यू एग्जैक्ट 1 आती है तो उसको हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। अच्छा जी, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? द कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव और इनवर्स इफ द रैंडम वेरिएबल्स टेंड टू मूव इन ऑपोजिट। अब ये डेफिनेशंस आपने याद रखनी है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं, वाइवा में भी, एमसीक्यूज में भी, सब जगह पे यूज होगी। और क्वेश्चंस में भी आप यूज करेंगे कि पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रहा है हमारा क्वेश्चन या नेगेटिव कोरिलेशन शो कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। टू रैंडम वेरिएबल्स टेंड टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है, या एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इस तरह का रिलेशनशिप होगा तो ये नेगेटिव रिलेशन होगा। वन रैंडम वेरिएबल डिक्रीजेस एज अदर रैंडम वेरिएबल इंक्रीजेस, दैट इज द कोरिलेशन इज नेगेटिव इफ द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइंस हैव द नेगेटिव स्लोप्स। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास ये हो सकती है कि जैसे स्टूडेंट की जो एब्सेंटीज, आपकी क्लास में तो वैसे बच्चे बहुत ज़्यादा एब्सेंट होते हैं, जो देखिए जो स्टूडेंट एब्सेंट ज़्यादा होता है तो उसके ग्रेड अफेक्ट होते हैं। ठीक है, एब्सेंट ज़्यादा हो रहे हैं और उसके ग्रेड कम हो रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव रिलेशन। एब्सेंटीज जो है उसकी वो इंक्रीज कर रही हैं और उसके ग्रेड हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं, ये हमारा हो गया नेगेटिव कोरिलेशन। या इसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं, इसकी पॉजिटिव कोरिलेशन की एग्जांपल ये भी हो सकती है। देखिए, जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो नंबर ऑफ हॉस्पिटल भी आपको ज़्यादा चाहिए होंगे ना, तो आप ये एग्जांपल भी ले सकते हो पॉजिटिव कोरिलेशन में। तो नेगेटिव कोरिलेशन में एक ये एग्जांपल आ जाती है, अगर कोई देखिए एक्सरसाइज ज़्यादा करता है, ठीक है, एक्सरसाइज ज़्यादा करता है तो उसका फिर वेट कम हो जाता है ना। जैसे जैसे वो एक्सरसाइज ज़्यादा करता जाएगा उसका वेट लूज होता जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है ना, एक्सरसाइज ज़्यादा हो रही है और वेट लूज हो रहा है, तो ये उसकी क्या होगी, नेगेटिव कोरिलेशन होगी। कोई भी दो रैंडम वेरिएबल्स, एक के इंक्रीज दूसरे के डिक्रीज करने से जो हमारा रिलेशनशिप आएगा वो हमारा नेगेटिव कोरिलेशन होगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है, ये थोड़ी फनी सी एग्जांपल है। जैसे देखें, हेन्स होती हैं मुर्गियाँ, मुर्गियों की जैसे जैसे एज इंक्रीज करती है तो वो अंडे देना कम कर देती हैं। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल हो सकती है नेगेटिव कोरिलेशन की। अब आप चाहे तो कोई और एग्जांपल आपके माइंड में आए, कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो। मेरी अक्सर मैं पढ़ाती हूँ ये टॉपिक तो बच्चे बड़े फनी फनी एग्जांपल्स देते हैं, तो वो यहाँ पे कोट करना अच्छी बात है, वो किसी कभी क्लास में कोट करूँगी। अच्छा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? द कोरिलेशन इज सेड टू बी परफेक्ट नेगेटिव इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू रैंडम वेरिएबल्स इज परफेक्ट। अब आपको पता है परफेक्ट सिचुएशन तो रियल होती है हमेशा। अब ये -1 आएगी वैल्यू इनके दरमियान में, तो ये हमें क्या शो करेगी, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अच्छा जी, अब हम आते हैं नो कोरिलेशन। क्या होता है हमारे पास? इफ वन लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन इज हॉरिजॉन्टल एंड द अदर लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन इज वर्टिकल, then there is no correlation between the two random variables। अब इसमें ये है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में बिल्कुल भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, इसको हम कहते हैं नो कोरिलेशन। अब इसकी एग्जांपल ये हो सकती है, देखिए कोई जो है चाय पीता है, टी ड्रिंकिंग की जिसको आदत होती है, तो उसका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस से कोई जो है लिंक नहीं है। जो चाय ज़्यादा पीता है ज़रूरी तो नहीं है कि वो इंटेलिजेंट भी हो, इनके दरमियान में कोई लिंक नहीं है। सिमिलरली अगर किसी को कोई इंसान बनाना ज़्यादा खाता है तो उसको कैंसर होगा, अब इनका भी कोई लिंक नहीं है, इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। इस तरह के केस में हमारा रिलेशनशिप जीरो होता है या नो कोरिलेशन हम कहते हैं। ये वेरिएबल आपस में रिलेटेड ही नहीं होते हैं, दो अनरिलेटेड वेरिएबल्स का रिलेशनशिप होता है एक तरह से ये। अच्छा
अच्छा, अब इसमें ये याद रखना है, ये आपका एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है, ये वाली लाइन जो है, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, अगर आपके एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होंगे तो कोवेरियंस जीरो होगा, याद रखना है, हमेशा याद रखना है, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होंगे तो कोवेरियंस जीरो होगा, विच इम्प्लाइज रो इज इक्वल टू जीरो। रो का मतलब है ये आप कोवेरियंस को रो की फॉर्म में लिखते हैं, इसका हम एस्टिमेट आर निकालते हैं। अच्छा, रो इज इक्वल टू जीरो, एस्टिमेट आर नहीं निकालते, सॉरी, इसका हम एस्टिमेट एस की फॉर्म में निकालते हैं, एस एक्स वाई। ये रो इक्वल टू जीरो आ जाता है, ठीक है, कोवेरियंस इक्वल टू जीरो या रो इक्वल टू जीरो उसको कहते हैं, देयर इज नो रिलेशनशिप। अब याद रखना है, अब मैं दोबारा से एक बात रिपीट कर रही हूँ, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होंगे तो कोवेरियंस जीरो होगा, ठीक है। अब इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, अगर कोवेरियंस जीरो है तो जरूरी नहीं है आपके एक्स और वाई जो रैंडम वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट हो, ये याद रखें, ये आपका एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है। अगर वो कहेंगे कि आपका कोवेरियंस इक्वल टू जीरो है तो क्या एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, या एक्स और वाई में इंडिपेंडेंट, यानी कि में हो सकता है, तो आपने में वाले पे टिक करना है कि हो सकता है कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हो, जरूरी नहीं है। ये बात माइंड में रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होंगे तो कोवेरियंस जीरो होगा, अगर कोवेरियंस जीरो है तो जरूरी नहीं है वो इंडिपेंडेंट हो सकता है वो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम आ रहे हैं कोरिलेशन एनालिसिस। उन्होंने यहाँ पे थोड़ी बहुत एग्जांपल्स दी हुई है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाइड बाय स्टैटिस्टिशियंस इज कोरिलेशन एनालिसिस इन पोल कोरिलेशन प्रॉब्लम्स, बोथ वेरिएबल एक्स और वाई रैंडम वेरिएबल and the relationship between them is considered simultaneously and symmetrically. Examples of correlation examples are heights and weights of a person। अब देखिए हाइट और वेट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, उनके दरमियान में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, एक हाइट ज़्यादा होती जाती है तो वेट भी ज़्यादा होता जाता है, ठीक है, ये एक तरह से पॉजिटिव कोरिलेशन की एग्जांपल है। एजेस ऑफ हस्बैंड एंड एजेस ऑफ वाइफ्स एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। अब ये भी आपको पता है कि आमतौर पे हस्बैंड कहते हैं 1-2 साल बड़े हों और वाइफ्स, तो इनके दरमियान भी आप रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। आईक्यू ऑफ ब्रदर्स एंड आईक्यू, अब ये भी आपस में रिलेटेड हैं, जैसे कभी कभी नहीं भी होता है ये ट्रू, लेकिन आमतौर पर यूजुअली ट्रू होता है कि ब्रदर्स और सिस्टर्स के आपस में आईक्यू लेवल, अगर एक घर में ब्रदर्स के अच्छे हैं तो सिस्टर का आईक्यू लेवल भी अच्छा ही होता है। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, अब ये भी जो मेहनत करता होगा एक सब्जेक्ट में दूसरे में भी करता होगा तो फिर जाहिर सी बात है दोनों में अच्छे आएंगे। इनकम एंड आईक्यू ऑफ पर्सन, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी, डेली वेजेस एंड ओवर टाइम वेजेस, गोल्ड प्राइसेस एंड सिल्वर प्राइसेस। अब ये भी गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज करते हैं तो सिल्वर प्राइसेस भी इंक्रीज करते हैं। द हाइट एंड सरकम पेरेंट्स ऑफ हेड ऑफ बेबीज एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ अ hen eggs। अब ये आप जो मैं एग्जांपल्स दी थी, चाहे तो वो कोट कर लें चाहे तो ये, वैसे वो ज़्यादा इजी है और समझ आने वाली है, ठीक है। अच्छा, जिसके बाद क्या कहते हैं, इन कोरिलेशन प्रॉब्लम्स वी सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन observing two measurements on each individual in the sample. For example, if a person selected at random, ये कौन है यहाँ पे 9। इसके बाद है, if a person is selected at random and both the height and weight are left free to take any possible values, thus we have a joint distribution of the। अब आपने याद रखना है कि इसको बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि दो वेरिएबल्स के दरमियान में होती है, ठीक है, दो वेरिएबल्स के दरमियान में होती है तो उसको हम बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन की वो स्टार्ट हो गए। अब ये सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है, इसकी डेफिनेशन आपको आ सकती है, सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन जो आपने इसकी बुक में लिखी है चाहे तो वो कर लें, या कोई और आपके पास बुक है जिससे आप डेफिनेशन कर रहे हो तो वहाँ से कर लो। इट इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू विच शोज द स्ट्रेंथ बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है, क्या है बेसिकली ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है विच शोज द स्ट्रेंथ या कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, इसको हम क्या कहते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट्स, जो यहाँ पे लिखी हुई है चाहे तो आप ये कर लें। इसके बाद आते हैं फॉर्मूलाज जो आपने यूज़ करने हैं। अब ये भी इसमें डिपेंड करता है, आपको क्वेश्चन में एस एक्स वाई एस एक्स इस तरह से गिवन होगा तो आपने ये यूज़ करना है, ठीक है। कोरिलेशन का ये फॉर्मूला, ऊपर कोवेरियंस आ गया, नीचे आपके दोनों स्टैंडर्ड डेविएशंस आ गए। अगर आपको जो क्वेश्चन में ऐसे गिवन है डेविएशंस तो आप ये वाला यूज़ करेंगे प्रोडक्ट फार्मूला, ठीक है। अगर आपको डेविएशंस में ये देखिए ये तो एक तरह से यही है, बस एन जो है वो आपस में कटिंग हो गया है, एक्स बार वाई बार और साथ ही एक्स के की फॉर्म में डाटा गिवन है तो आप ये यूज़ करेंगे। आप देखेंगे एक्सरसाइज में आपको ऐसे डाटा गिवन होंगे, कोई इसके मुताबिक, कोई इसके मुताबिक, कोई इसके मुताबिक। अगर ऐसे गिवन होंगे तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, वैसे ये वाला यूज़ कर कीजिएगा, ठीक है, इसके बजाय ये वाला, इसके बजाय ये वाला, और ये तीन फार्मूलाज आप याद कर लो, ये चौथा ये वाला, ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी आपको वैल्यूज गिवन हो सकती हैं। अब ये याद रखना है, एस एक्स वाई का फार्मूला यहाँ से आपको शो हो रहा है, एस एक्स वाई क्या है आपके पास, डेविएशंस का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाई एन।
एस एक्स क्या है यहाँ पे। अब ये बात मैं आपको सॉरी दोबारा से बताऊँ, पीछे चैप्टर्स में बताई थी कि हमने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है और टेस्टिंग वाला चैप्टर है, याद रखनी है हमेशा ये वाली बात। कॉन्फिडेंस इंटरवल और टेस्टिंग वाले चैप्टर में हमने जो एस एक्स निकाले थे, एस वाई निकाले थे, उसमें हमारा डिवाइजर n-1 वाला था। हम अनबाइस वहाँ पे वेरिएंस यूज़ कर रहे थे। ये बात माइंड में याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना आपने कहीं भी। वहाँ पे हम दोनों चैप्टर में जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, पेपर में आता है, कहीं भी प्रैक्टिकल्स में आता है, पेपर में कहीं पे भी आता है, n-1 डिवाइजर यूज करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल और टेस्टिंग वाले क्वेश्चंस में। और यहाँ पे आपका जो n होगा जस्ट n होगा, ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जब एस एक्स एक्स वाई निकालेंगे तो जस्ट सिंपल n वाला आपने यूज करना है। नेक्स्ट चैलेंज हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं, ये भी याद रखनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि 2 प्रॉपर्टीज बताएं या 3 प्रॉपर्टीज बताएं। एमसीक्यूज में भी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ये चीज़ें आती हैं ना पेपर में, वो आपको साथ के साथ बताती जाती हूँ, तो इसको अच्छी तरह से याद किया करें। प्रॉपर्टीज ऑफ सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आर इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ये हमेशा याद रखना है, आप चाहे आर एक्स वाई निकालें या आर वाई एक्स निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये देखें, ये जो आपका निकला हुआ है ये आर एक्स वाई है, क्योंकि एक्स की वैल्यू पहले है, वाई की वैल्यू बाद में, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, आर एक्स वाई। अगर आप आर वाई एक्स करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका पहले एस वाई हो जाएगा यहाँ पे और फिर बाद में एस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी पहले वाई वाली टर्म आ जाएगी, एक्स वाली टर्म आ जाएगी, वाई वाली टर्म पहले आ जाएगी, एक्स वाली सेकंड पे चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है तो प्रोडक्ट ही ना इनके दरमियान में। तो इसलिए आर एक्स वाई निकालते हो आप या आर वाई एक्स निकालते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिमेट्रिकल आंसर आते हैं। आप क्वेश्चंस भी करेंगे, देख लेंगे आप उसमें। प्रॉपर्टी नंबर 2 है आर इज कोवेरियंस ऑफ वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई मेजर्ड इन स्टैंडर्ड यूनिट। आपके पास जो आर है वो कोवेरियंस है बिटवीन 2 वेरिएबल्स के दरमियान में, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स में। नेक्स्ट है थर्ड आपका, जैसे आपने रिग्रेशन में पढ़ा था कि वो आप बी की वैल्यू जो है वो अनफेक्टेड रहती है, उसमें आपको चीज़ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करने से, उसका ओरिजिन चेंज करने से या उसकी लोकेशन चेंज करने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। जबकि उसको स्केल चेंज करने से या कोई चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे आप वैल्यूज के साथ या डिवाइड करेंगे, उससे आपकी बी की वैल्यू इफेक्ट होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ है, याद रखनी है, दोनों में कनेक्शन है। आपकी जो बी की वैल्यू चेंज जैसे होती है वैसे आर की वैल्यू भी चेंज होती है। अब यहाँ पे क्या है, the value of r remain unchanged if the constant r added or to subtracted from the values। अब वो कह रहे हैं कि वो चीज़ ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से, यानी कि लोकेशन चेंज करने से आपके जो है आर पे कोई इफेक्ट नहीं आता। जिस तरह से आपने बी में देखा था, आर की बी की वैल्यू में आप कोई चीज़ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उससे आपको कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। और इफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाई और डिवाइड, अब ये याद रखना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से उस पर तो इफेक्ट आता था, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, by a constant having the same sign but the value of r changes sign only if the values of the variables are multiplied divided by a constant in opposite direction, that is the magnitude। अब इससे इस पर फर्क आता है, जो है आप ये करते हैं, सिर्फ साइन का फर्क आता है, लेकिन इस पे बाकी वैल्यूज में फर्क नहीं आता है, ठीक है। r changes in the sign only if the values of the variables are multiplied or divided by a constant having the opposite sign, that is the magnitude of the sample correlation। r is the independent of origin, change of origin and scale। अब ये याद रखना है, ये जो r है वो चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल दोनों पे ही इंडिपेंडेंट है। पीछे जबकि हमने b में पढ़ा था कि b जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है और स्केल पे इंडिपेंडेंट नहीं होता है, उससे उसकी वैल्यू चेंज होती है। आर ऑलवेज, अब ये भी मैंने आपको बताया था, आर हमेशा -1 से 1 के दरमियान में लाई करता है। अभी हमने देखा है अगर +1 होता है तो पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव, अगर -1 होता है तो परफेक्ट नेगेटिव, अगर 0 होता है नो कोरिलेशन, 0.8 होता है तो वो स्ट्रॉन्ग, 0.5 होता है तो मॉडरेट, 0.25 या 2 होता है तो वो वीक कोरिलेशन को शो करते हैं। ये इसकी रेंज होती है, ये रेंज भी पूछी जाती है क्वेश्चन में। आपको वो कंफ्यूज करने के लिए 0 से 1 कह सकते हैं या -1 से 0 कह सकते हैं, तो आपने -1 से 1 वाले ऑप्शन पे टिक करना है। नेक्स्ट आर क्या है आपके पास, आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। आपका जो आर है वो आप दोनों का जो है मल्टी प्रोडक्ट लेके अंडर रूट लेते हैं तो उससे आता है। अब ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का, ये मैंने आपको उसमें बताया था, बी वाई एक्स का मतलब होता है कि वाई ऑन एक्स, एक्स वाई का मतलब है एक्स ऑन वाई, जो आपने रिलेशन लाइन निकाली होती है उसकी स्लोप, और ये वाला वाई ऑन एक्स की स्लोप, इन दोनों स्लोप्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आर आ जाएगा। अब लेकिन आर आने के बाद अगर इन दोनों की जो है बी दोनों जो है इनका आपका प्लस साइन अंदर होता है तो बाहर भी इसका पॉजिटिव साइन आता है। अगर बी दोनों आपस में नेगेटिव साइन थे तो बाहर भी इसका
नेगेटिव साइन आएगा। ये देखें जैसे ये इफ बी बाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर पॉजिटिव साइन, अगर दोनों का पॉजिटिव साइन होगा तो बाहर पॉजिटिव साइन आएगा। अगर दोनों का नेगेटिव साइन है, इफ बी एक्स वाई और दिस नेगेटिव साइन, तो फिर बाहर नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, वैसे अंदर मल्टीप्लीकेशन करके तो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन आपने बाहर उसके साथ नेगेटिव साइन लिखना होगा। आर इज जीरो व्हेन वन ऑफ द वेरिएबल्स एक्स और वाई इज कांस्टेंट, ये भी याद रखना है आपने। ठीक है, अगर कोई एक्स की या वाई की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट का मतलब ये है 3 या 5 कोई भी सेम वैल्यू आती जाएगी एक वेरिएबल की, तो फिर वो उसके दरमियान में आर जीरो हो जाएगा, उनके दरमियान में रिलेशनशिप नहीं होगा। नेक्स्ट इसके बाद कोडिंग वाला आता है, जो हमने अभी रिलेशन की कोडिंग और स्केलिंग देखी थी। इसमें भी वो कह रहे हैं द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल्स। अब आप इसमें ये फॉर्मूलाज देख लेंगे, आर एक्स वाई है, आर यू वाई, इस तरह करने से इसके साइन में फ़र्क आएगा, लेकिन वैल्यूज में डिफरेंस नहीं आएगा। इसके क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। अच्छा, एग्जाम्पल है 14.5 द फॉलोइंग। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल इसी क्वेश्चन से, कंफ्यूज नहीं होना है। जब कोरिलेशन पूछा होगा तो कोरिलेशन निकाल के देंगे। सबसे इजी चैप्टर ये है आपके बुक का, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है। द फॉलोइंग आर द मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड वेट ऑफ 8 मैन। आपको हाइट गिवन है, वेट गिवन है, एक्स गिवन है, यानी कि वाई गिवन है। नंबर 1 आपने क्या करना है, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द हाइट एंड वेट ऑफ 8 मैन बाय यूजिंग द डेविएशन। अब आपने उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आपने डेविएशन वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर वो मेंशन ना करते तो आप सिंपल जो एक्स वाई वाला यूज़ कर सकते हो, समीशन एक्स समीशन वाई, समीशन एक्स वाई, जो सिंपल आपको प्रोडक्ट वाला ज़्यादा इजी लगता है। अब यहाँ पे उन्होंने डेविएशन मेंशन किया, तो इसलिए हमें डेविएशन वाला करना पड़ेगा। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, सेकंड पार्ट में अगेन कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय टेकिंग द डेविएशन ऑफ एक्स वेरिएबल फ्रॉम द 70 एंड वेरिएबल वाई फ्रॉम द 120। अब आपने यू और वी में दोबारा से कन्वर्ट करना है डाटा को, और देखना है कि दोनों के दरमियान में जो है इसकी डेविएशन के थ्रू से फार्मूला करेंगे। भी मैं आपको क्लियर करती हूँ, आप आगे जाकर देखेंगे। फिर आपने बताया ना कि 1 और 2 का आंसर सेम आता है या नहीं आता है। अभी इन्होंने बताया कि चेंज ऑफ ओरिजिन या स्केल करने से आपके इस पर इफेक्ट नहीं आता, तो अभी हम इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने एक्स और वाई हमें जो गिवन था हमने वो लिख लिया। डेविएशन के लिए हमें एक्स माइनस एक्स बार चाहिए, वाई माइनस वाई बार चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट वाला फार्मूला आ जाएगा। इनका स्केल्स करेंगे तो हमारे पास स्केल्स आ जाएगा। अब इसमें देखिए आर के फार्मूले में ये चेंज आता है और बी के फार्मूले में ऊपर वाली वैल्यू तो इनकी सेम है। नीचे अगर आप कर रहे हैं वाई और एक्स कर रहे हो तो नीचे एक्स वाली वैल्यू आती है, सिर्फ एक्स और वाई कर रहे हो तो सिर्फ वाई वाली वैल्यू आती है। लेकिन आर के केस में दोनों वैल्यूज आएंगी। याद रखना, आर के केस में दोनों वैल्यूज आती हैं। बी में और इसमें ये डिफरेंस है कि आर के केस में दोनों नीचे वैल्यूज आती हैं, उसमें सिंगल सिंगल आ रही थी। अच्छा जी, हमने सारी डेविएशंस निकाल ली। इसके बाद एक्स बार निकाल लिया, वाई बार कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से हमने आर एक्स वाई की जो है वैल्यू फाइंड कर ली, 0.956 आ गई। अब उन्होंने कहा है कि आपने डेविएशन करनी है यूज एक्स माइनस 70 और वाई माइनस 120 करके हम दोबारा से अपना यू और वी वेरिएबल बना लेंगे। फिर यू स्केयर वी स्केयर करेंगे, यू भी कर लेंगे और यहाँ से आर यू भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ऊपर वाला देखेंगे आप बी की तरह ही होता है, नीचे वाले में चेंजिंग आती है। नीचे दोनों यू भी दोनों आ जाते हैं सम ऑफ स्केयर्स। अब ये वैल्यू हमने निकाली, ये भी 0.95 आई। अब दोनों आंसर सेम आ गए, तो ठीक है, ये हमें पता चल गया कि आर की वैल्यू में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से उसके आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आता। आर एक्स वाई करें, आर यू वाई करें, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 14.6 द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन फॉर अ सैम्पल ऑफ 10 पर्सन। अब आप 10 है एंड 10 है फ्रॉम हाइट एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन। आपको समीशन एक्स समीशन वाई सारे सम और स्केल्स गिवन है। उन्होंने कहा है कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें मेंशन नहीं किया कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमें बी के फार्मूले में भी ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया, इसमें अपने जो है समीशन एक्स समीशन वाई समीशन एक्स के वाई के सारी वैल्यूज पुट की और हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक आज हमने देखना था। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके एक दो। एक्सरसाइज 14.2 है हमारे पास। दो ही एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, दो तो थ्योरेटिकल है, वो आपको देख लीजिएगा। सी पार्ट है फॉर अ सेट ऑफ 50 पेयर। अब ये आपको एन जो है 50 गिवन है। पेयर का मतलब है ना एक्स वाई की वैल्यूज एन 50 है और रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई वी हैव सॉल्यूशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार इक्वल टू 450। फाइंड द कोवेरियंस। आपने कोवेरियंस फाइंड करना है और कोवेरियंस का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय एन करके आपके पास आती है। ठीक है, इस वैल्यू को बस एन से डिवाइड कर देंगे तो आपका एस एक्स वाई आ जाएगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, इसमें उन्होंने मेंशन कर दिया आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड एजेस ऑफ वाइफ्स एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज।
आपको हस्बैंड और वाइफ की एजेस गिवन है, एक्स वाई वेरिएबल गिवन है, और कैलकुलेट आपने करना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसके थ्रू अभी जो हमने एग्जांपल देखी है वैसे करेंगे। आप पहले एक्स बार वाई बार निकाल लेंगे, फिर एक्स माइनस एक्स बार के डेविएशन निकालेंगे, वाई माइनस वाई बार के डेविएशन, फिर उनके स्केयर्स, फिर उनको प्रोडक्ट देके आप ये फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपके पास कोरिलेशन की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली बी के लिए भी उन्होंने फार्मूला दे दिया कि ये वाला फार्मूला यूज करना है, और ये डाटा गिवन एक्स वाई का, सप्लाई डिमांड का, तो आपने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। सेम इसमें भी आपने पहले क्या करना है, एक्स बार वाई बार निकाल लेंगे, एक्स वाई का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, कॉलम एक्स के का कॉलम, वाई स्केयर का कॉलम, ये 5 कॉलम बन जाएंगे, और वो जो वैल्यूज टोटल होंगी इसमें पुट करेंगे, आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है सी पार्ट। इसमें भी सेम उन्होंने पहले फार्मूला दे दिया कि ये वाला फार्मूला यूज करना है। आप एक्स वाई गिवन है आपको, आपने जो है इसमें समेशन एक्स वाई कर लेंगे, समेशन एक्स के वाई के सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद आपका जो है आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डी पार्ट में भी सेम यही चीज़ है, आपको फार्मूला गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है यूजिंग अबव फार्मूला। अब जो स्पेसिफाई फार्मूला किया आपने वही यूज़ करना है। अगर वो स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो यूजली हम ये वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके मुताबिक हमने अपना समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स के, समेशन वाई के कॉलम्स कैलकुलेट किए, उनमें वैल्यूज पुट की, और आपके पास आर की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट है, आपको ये सम ऑफ केस सारे गिवन है। उन्होंने कहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब आप ये वाला फार्मूला जो ऊपर आपने देखा है, ये वाला फार्मूला यूज करके यहाँ से कोरिलेशन निकाल लेंगे। सेकंड में एक्स बार वाई बार समेशन एक्स के समेशन वाई के, ये वाला चीज़ें गिवन। अब देखिए जो चीज़ें आपको गिवन है उसके मुताबिक आपने करना है। अब ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, आप ये जो सेकंड के डी पार्ट में आपने यूज किया था वो यूज कर लेंगे। सी पार्ट में डिफरेंट आता है फार्मूला, समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स के। अब यहाँ पे एस एक्स गिवन है आपको, इसलिए आपको एस वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा और एस एक्स वाई कैलकुलेट करना। एस वाई का फार्मूला आपके पास क्या होता है, एस वाई का फार्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है, वही यूज करेंगे इसमें आप। ठीक है, ये फार्मूला होगा आपके पास समेशन वाई स्क्वायर, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपने इसमें डिवाइजर एन माइनस वन वन कैलकुलेट नहीं करना, तो आप क्या करोगे, समेशन वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन वाई ओवर एन होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट ले लेंगे, आपके पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा वाई का। एस एक्स वाई के लिए भी आप जो डेविएशंस तो नहीं गिवन है ना हमें, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, 1/n, तो आपको पता है बाहर आ जाएगा, जैसे इसमें था, अंदर क्या आ जाएगा, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपने एस वाई के लिए कैलकुलेट करना है। एस एक्स आपको ऑलरेडी गिवन है, एस वाई यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, एस एक्स वाई यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, और आर आप कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, एस एक्स वाई ओवर एस एक्स एस वाई। ठीक है, यहाँ तक आज आपका काम है क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट में। इसमें से अभी तक आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन।